YouTube channel of वंदे भारत डिफेंस एकेडमी। दिस इज विवेक मिश्रा बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी 5वीं सीरीज है और इस 5वीं सीरीज में हम लोग कुछ मिक्स चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा हमारा, वेक्टर भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कुछ 2D के टॉपिक सर्किल और इलिप्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। एक मिक्स सीरीज है, इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कवर करें। अभी तक की सीरीज में आपने जो चारों सीरीज आपने कवर की होंगी तो आपको काफ़ी एडवांटेज हुआ होगा, आई होप सो। तो इस सीरीज को भी कवर करें ताकि अपनी तैयारी को आप फाइनल टच दे सकें और एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर प्रिपेयर हो सकें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्टडी को दें। आज हम 5वीं सीरीज में जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले वो डिस्कशन करेंगे फंक्शन का। फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डोमेन का सवाल, रेंज का सवाल, इसमें आपका कई वैरायटी का क्वेश्चंस होता है, जिसमें से हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। प्रांत, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और कहा गया इस फंक्शन का डोमेन ज्ञात करें। डोमेन x की वैल्यू बताएं कि किस x के मान के लिए फंक्शन आपका परिभाषित है। तो डोमेन पहला ऑप्शन है -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, या सेकंड ऑप्शन है -∞ से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। थर्ड ऑप्शन है -∞ से 2 यूनियन आपका 3 से इन्फिनिटी, आपका 3 से, ये ऑप्शन नंबर सी है 2 से 3, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसमें डोमेन आपको फाइंड करना है। सबसे पहले डोमेन के बारे में आप जानते रहिए कि डोमेन में आपको बेसिकली 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन में रूट है क्या, या लॉग है, या क्वेश्चन में कहीं इन्फिनिटी होने का चांस है, या क्वेश्चन में कहीं इन्वर्स है क्या। ये 4 बातों पे ध्यान देना है आपको। यहाँ तो वर्गमूल लगा हुआ है और वर्गमूल के अंदर जो भी लिखा होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो आप जानते हैं कि ये काल्पनिक हो जाएगा। और कोई भी फंक्शन हमेशा तभी परिभाषित होता है जब डोमेन भी रियल नंबर हो और आपका रेंज भी रियल नंबर हो। इसीलिए ये जो रूट के अंदर लिखा है इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, ये मस्ट है। इस कंडीशन को लगा करके ही डोमेन को आप हल करेंगे। तो देखिए, इसको फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद इसका आप वेवी कर्व बनाएंगे। वेवी कर्व क्या होगा, देखिए ज़रा, इस तरह से बनेगा। यहाँ से x का मान 2 निकलेगा, यहाँ से x की वैल्यू 3 फाइंड होगी और इस तरह से आप वेवी कर्व बनाएंगे। प्लस माइनस प्लस होगा और चूंकि ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं लेना है। इसीलिए इसका जो डोमेन होगा, x का जो मान होगा वो -∞ से 2 होगा, यहाँ तक होगा और फिर यहाँ से आगे की तरफ होगा और क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्लोज तभी लगता है जब यहाँ इक्वल टू का चिन्ह होता है, 3 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। वर्गमूल के सवाल में इस तरह से आपको करना है, डोमेन निकालना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा और ये डोमेन का वर्गमूल का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला जो डोमेन की वैरायटी है डोमेन के सवालों में, वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नजर आएगी कि डोमेन का सवाल और किस तरह का बन सकता है। ये तो वर्गमूल का सवाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, जिसमें डोमेन आपसे पूछा गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन भी डोमेन की एक नई वैरायटी है। जरा देखें, fx इज इक्वल टू, बहुत आसान है डोमेन का, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50 और पूछा गया इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3 से 5, दूसरा है रियल में से 3 5 हटा दीजिए, या फिर रियल में से आप 3 5 हटा दें, लेकिन ब्रैकेट कुछ इस तरह का है, इसमें करली है और इसमें ब्रैकेट ये है। और डी ऑप्शन है रियल में से 3 5 हटा दीजिए। ब्रैकेट का जरा अंतर होता है इन तीनों में। इसका मतलब होता है 3 से 5 की सारी संख्याएं, बस 3 और 5 शामिल नहीं होगा। यहाँ 305 की सारी संख्याएं 3 और 5 भी शामिल होगा। इसमें सिर्फ 3 और 5, बीच की संख्या नहीं होता, इसमें सिर्फ 3 और 5। अब जरा देखिए, डोमेन में हमें 4 बातों का ध्यान देना है। क्या वर्गमूल लगा हुआ है,
क्या अनंत हो सकता है, क्या लॉग है, क्या इनवर्स है। बस यही 4 बातें ध्यान रखेंगे तो डोमेन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो वर्गमूल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पक्का है कि अनंत हो सकता है अगर ये मान 0 हो जाए। तो ये मान अगर 0 होगा तो फंक्शन का मान अनंत हो जाएगा, और अनंत का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड होना नहीं चाहिए, इसीलिए नीचे वाले को 0 कर लीजिए। और देखिए क्या इसमें गुणनखंड कर लें, आसान गुणनखंड है, बिल्कुल आसान से। x की वैल्यू 2 मिलेगी, 5 और 3। ये वो मान होंगे जिस पर फंक्शन परिभाषित तो नहीं होगा, फंक्शन अनडिफाइंड होगा। हर x के मान के लिए परिभाषित तो होगा, लेकिन बस इन 2 मान के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों को रखने पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। बाकी तो आप x का मान कुछ भी रखेंगे, f(x) का मान कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, बस इन 2 मान पे दिक्कत है। इसीलिए जो फंक्शन का डोमेन होगा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, बस ये 2 वैल्यू नहीं हो सकती, 3 और 5। 3 और 5 को सिर्फ हटाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट होगा। इसमें से 3 और 5 की सारी संख्याएं आ जाएंगी, सारी संख्या नहीं हटाना है, सिर्फ 3 और 5 हटाना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन डोमेन की ये भी एक वैरायटी है। एक और वैरायटी डोमेन की देखते हैं, फिर नए क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। एक और वैरायटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है। इनवर्स का सवाल अगर हो तो उसमें डोमेन हम किस तरह से निकालेंगे। जैसे इसका तो आपने डोमेन निकाल ही लिया। अब तीसरे नंबर पर हम लोग आगे मूव करेंगे और देखेंगे अगर इनवर्स फंक्शन आता है तो उसका डोमेन या प्रांत किस तरह से निकाला जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये फंक्शन आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, कहा जाए इसका डोमेन निकालिए। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, 0 से 2/5, 1/5 से 3/5, 1/5 से 3/5, या इस तरह के 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। सबसे पहले इनवर्स के बारे में जानिए। कॉस इनवर्स हो, साइन इनवर्स हो, कॉस का मान -1 से 1 होता है, ये जो अंदर है, और साइन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए कॉस और साइन का मान हमेशा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इस कंडीशन का हमें फ़ायदा उठाना है, इसी से डोमेन हमें निकालना है। सबसे पहले एक काम करेंगे, ये 2 यहाँ से हटाना है, पूरे में 2 जोड़ दीजिए, पूरे में 2 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ 1 + 2, तो इससे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और इधर आपका ये 3 बन जाएगा। 5 से भाग दे दें, 5 से अगर भाग दे दें तो ऑटोमेटिक ये 3/5 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1/5 से 3/5। ऑप्शन नंबर ये देखिए, यहाँ इक्वल टू लगा है, यहाँ भी इक्वल टू लगा है, इसलिए जो ब्रैकेट लगेगा वो ये वाला लगेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। छोटा वाला ब्रैकेट ये तब आता है, ऐसा वाला तब आता है जब यहाँ ऐसे होता, लेकिन ध्यान रखिए, इसीलिए ब्रैकेट का भी थोड़ा ध्यान रखना है, ब्रैकेट में गलती ना हो। 1/5 से 1/5 से 3/5, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने देखा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से आपने डोमेन निकाला। बस थोड़ा सा ध्यान जो देना है, सावधानी जहाँ होनी चाहिए, जहाँ प्रिकॉशन होना चाहिए, वो उस पर होना चाहिए ब्रैकेट का। ब्रैकेट में कहीं आप गलत ऑप्शन को टिक ना कर जाएं जल्दबाजी में। बाकी है तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा, साइन का भी होता तो प्रोसीजर यही होता, साइन और कॉस में, इनवर्स में। तो ध्यान रखिए इसकी वैल्यू 1 से आगे नहीं होगी, मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। इस आधार पे इसका डोमेन आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा है आपने देख ही लिया, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अब जहां तक क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, इसमें डोमेन का वैरायटी के बाद एक क्वेश्चन और है, खूब पूछा जाता है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। जैसे इस फंक्शन की अगर बात की जाए, log x + √1 पे, ये खूब पूछा गया, गलती भी हो जाती है इसमें कई बार, कि ये फंक्शन कैसा है। पहला ऑप्शन इवन को कहा जाता है सम फलन है। दूसरा है ऑड फंक्शन को कहा जाता है विषम फलन। तीसरा है पीरियोडिक, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन होगा या लास्ट नन ऑफ दीज होगा। सबसे पहले तो सम और विषम कैसे पहचाना जाता है वो पता हो अगर, और ये क्वेश्चन अच्छा सा है कि कैसे पहचानेंगे, इसमें गलती भी हो सकती है, जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ये कंडीशन जो होती है, ये आपकी कंडीशन होती है सम फलन के लिए, ये सम है ये कंडीशन, और विषम फलन के लिए कंडीशन ये होती है -fx होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, fx को इधर कर दें +fx = 0। ये कंडीशन भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी, ये दोनों ही कंडीशन आपकी ऑड फंक्शंस के लिए लिखी जाती है। तो ऑड फंक्शन की कंडीशन ये है और इवन की ये है। अब कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, तो जहां x है वहां -x पहले रख दीजिए, तभी उसी से पता चलेगा कि ये फंक्शन ऑड में जाएगा कि इवन में जाएगा, या फिर ऐसा है कि दोनों में नहीं है भाई, नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो सबसे पहले आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए, इवन फंक्शन की क्या कंडीशन है, ऑड फंक्शन की क्या कंडीशन है। अब देखिए, जैसे हमारा ये फंक्शन है, अब स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं, इसलिए हम ऑप्शन को यहाँ इरेज कर देते हैं और यहीं पर आपका इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले
x की जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए, जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स रख दीजिए। और एक चीज को गौर करें, x की जगह माइनस एक्स रखने के बाद जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रख दिया। अब इन दोनों में आप ये एक बात गौर करें, क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? अगर सेम है दोनों तो आप समझिए इवन होता है। ये और ये फंक्शन अगर सेम है, ये तो गिवन था, ये हमने खुद बनाया है, क्या ये दोनों फंक्शन सेम लग रहे हैं आपको? सेम तो नहीं लग रहे हैं, तो इवन तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन तो गलत है, इवन नहीं होगा, समफलन ये नहीं होगा। दोनों को सेम होना जरूरी है समफलन के लिए। अब आते हैं विषम फलन, इसमें गलती हो जाती है। विषम फलन में जल्दबाजी ना करें। विषम फलन में आप ये ध्यान दें, क्या दोनों सम फलन के लिए तो दोनों फंक्शन का सेम होना जरूरी है, लेकिन विषम फलन के लिए दोनों का जोड़ने पर जीरो आना चाहिए। तो इसमें जल्दबाजी न करें, दोनों को ऐड करके देख लें और देखिए क्या जीरो आ जाए। अगर जीरो मिल जाता है तो विषम फलन टिक कर दें, अगर जीरो नहीं आता है तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, इन दोनों को ऐड करें। ऐड करके देखें कि क्या ये विषम फलन तो नहीं है। ऐड करेंगे तो इसको ऐड किया जाएगा। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे लिख लो इस तरह से। पहला ये पहला, इसको आगे पीछे करके लिख दिया, यहां भी आगे पीछे करके लिख लो, प्लस लॉग आपका दूसरा वाला फंक्शन है, इसको भी। अब अगर लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे तो ये लॉग m log n दोनों प्लस में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इन दोनों का गुणन क्या होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का गुणनफल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का गुणा करना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 बचा, log 1 क्या होता है, 0, इसलिए 0 तो मिल गया। अगर जोड़ने पर 0 मिल जाए तो विषम फलन तो है ही है, इसीलिए इसमें गलती होती है। कई बार लोग इसको नन ऑफ दीज टिक कर देते हैं कि ना तो सम है ना तो विषम है। सम तो नहीं है लेकिन विषम होगा। विषम में जल्दबाजी न करें, विषम फलन वही होगा जिसको जोड़ने पर 0 मिल जाए। एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को जोड़ दीजिए, अगर 0 मिल जाता है तो विषम है, और अगर दोनों सेम होता तो सम होता। सम फलन तो है नहीं, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसका सही आंसर होगा ऑड फंक्शन। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑड फंक्शन। इसको आप लोग ध्यान रखें। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। ये भी क्वेश्चन हमारा फंक्शन का ही है। फंक्शन में पीरियड निकालने वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आवर्तकाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, तो आवर्तकाल पूछा गया है इस फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। इसका पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा इस फंक्शन का, पाई होगा 2 पाई होगा या नन ऑफ दीज होगा। थोड़ी जानकारी अगर होगी तो आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है, इस फंक्शन का जो पीरियड होता है वो आपका 2 पाई होता है, लेकिन स्क्वायर लग जाए अगर तो वही पीरियड पाई हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, स्क्वायर में पाई हो जाता है। tan एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई। tan एक्स का पीरियड पाई होता है। हाँ, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें इस फंक्शन का पीरियड जो है याद होना चाहिए, पाई होता है। इस फंक्शन का पीरियड भी पाई होता है, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शन है। जब एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं तो फाइनल पीरियड क्या होगा, क्या पीरियड जुड़ जाएगा, नहीं, पीरियड जुड़ता घटता कभी नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसका पीरियड पाई, इसका पीरियड पाई। तो अब इसको ऐसे लिख लीजिए, पाई बटा 1 पाई बटा 1। ऊपर का लघुत्तम नीचे का महत्तम, ऊपर का एलसीएम लिया जाता है, नीचे का महत्तम लिया जाता है। लेकिन ये एलसीएम एचसीएफ तभी लेंगे जब एक से ज्यादा फंक्शंस हो। तो यहाँ तो 2 फंक्शंस हैं, 3 भी होते तब भी। ऊपर का लघुत्तम कितना होगा, पाई, महत्तम 1। फाइनल आंसर आपका पाई होगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा, पाई। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन अगर गड़बड़ है तो देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन में आप इसको सही कर लीजिएगा। पहले ऑप्शन में 3 पाई है, जरा इसको अगर गड़बड़ हो तो आप लोग अपने उस पर करेक्ट कर लीजिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसका फाइनल आंसर पाई होगा। ध्यान दीजिएगा, बस ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स का। और बाकी एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं तो ये एलसीएम एचसीएफ का रूल भी लगता है। बाकी पीरियड याद होना चाहिए, तभी एक से ज्यादा फंक्शन होंगे तो एलसीएम एचसीएफ का रूल लगा करके फाइनल आवर्तकाल या पीरियड निकाला जाएगा। इसी टाइप का सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 6 भी है पीरियड का। बड़ा आसान सा सवाल है कि कॉस स्क्वायर 3x है और प्लस tan 4x है मॉड साइन एक्स। इसका पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, ऑप्शन है पाई बाई 3 होगा। बड़ा आसान है, बस पीरियड आपको मालूम हो, इंडिविजुअल सभी का अलग अलग पता हो तो फाइनल तो हम निकाल ही लेंगे। फाइनल आंसर क्या होगा, सबसे पहले
cos x का पीरियड आप लोग जानते हैं, cos x का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, जैसे साइन का होता है, स्क्वायर लग जाए तो पीरियड पाई हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गुणांक आ जाए, जैसे 3 आ गया x के साथ, तो पाई नहीं रहेगा, फिर 3 से भाग भी देना पड़ेगा। पाई तो होता ही होता है, स्क्वायर लगने में पाई होता है, लेकिन ये गुणांक जो आएगा नीचे भी आएगा, इसलिए इसका जो पीरियड होगा वो π/3 होगा, इसका जो पीरियड होगा वो π/4 होगा, और ये मॉड का पीरियड होता है पाई। अब तीनों का अलग अलग पता है, अगर आपको पीरियड तीनों का अलग अलग अगर आपको पीरियड पता है तो फाइनल पीरियड क्या होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का महत्तम। तो एलसीएम बटे एचसीएफ आप कर दें, ऊपर का लघुत्तम पाई का पाई होगा, और इन तीनों का आप जानते हैं कि 1 होगा महत्तम, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिया जाता है, इसलिए फाइनल आंसर इसका पाई होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। लेकिन अगर सभी का पीरियड पता है तभी क्वेश्चन हो पाएगा। इसके लिए टेबल हमने बनाई है, आपके पास एक जगह नोट डाउन कर लें कि cos x का पीरियड क्या होता है, स्क्वायर लगने पर पीरियड कैसे बदल जाता है, या कोई गुणांक दिया है तो क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे। अगर cos स्क्वायर x तो पाई होता है, लेकिन cos स्क्वायर 3x क्या होगा, π/3 हो जाएगा पीरियड। इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है कि cos स्क्वायर 3x का पीरियड क्या होगा, तो π/3 होगा। इसको जरूर से जरूर आप याद रखें। अब देखें, यह तो बात हुई आवर्तकाल के सवालों की। आवर्तकाल का सवाल किया, डोमेन का सवाल हमने फंक्शन में किया, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल का हमने आपके साथ डिस्कशन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमने कहा आज की सीरीज हमारी मिक्स सीरीज है, कुछ कई चैप्टर्स है इसमें मिक्स। अब एक क्वेश्चन हम स्ट्रेट लाइन का करेंगे। 2D में आपने सरल रेखा का टॉपिक पढ़ा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन हर साल इससे आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन फाइंड करिए, और एक क्वेश्चन आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाओं के बीच की दूरी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल स्ट्रेट लाइन से आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने लिया अभी। जरा क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनडीए 2017 का। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक ऐसी रेखा का समीकरण, इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन निकालिए जो वाई अक्ष पर 5 का अंतःखंड काटती है और 120 का कोण बनाती है, उस रेखा का समीकरण क्या होगा। वाई अक्ष पर जो अंतःखंड है इसका, वो आपका निगेटिव वाई अक्ष पे है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ऋणात्मक वाई अक्ष पे जो अंतःखंड है, और 120 का आपका कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है, 120। तो सबसे पहले जो अंतःखंड दिया है वो भी निगेटिव वाई एक्सिस पर दिया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब कोई लाइन जैसे ये है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई ऐसे जा रही, मान लीजिए कोई लाइन, या कहीं से ऐसे जा रही, कहीं से भी जा सकती है, ये होता है निगेटिव वाई एक्सिस, और ये वहां नहीं काट रही, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर नहीं काट रही, निगेटिव वाई एक्सिस पर। और कितने का अंतःखंड काट रही, 5 का, और 5 का अंतःखंड काट रही, यहां से यहां तक 5। लेकिन इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,-5। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये निर्देशांक इस बिंदु का क्या होगा, 0,-5। कोण कितना बना रही है, एक्स अक्ष से कोण भी दिया हुआ है 120 डिग्री। अच्छा, रेखा का समीकरण निकालना है तो कई फार्मूले होते हैं रेखा को, y = mx + c, या फिर y - y1 mx में, कई रेखा के समीकरण निकालने के 5-6 फार्मूले होते हैं। यहां कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, देखिए, बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट एंड स्लोप इससे निकल आएगा। पॉइंट और स्लोप जब दिया होता है, बिंदु और प्रवणता आपको दी होती है, या फिर वाई अक्ष का अंतःखंड भी आपके पास है, वाई अक्ष का अंतःखंड कितना है, -5, निगेटिव वाई एक्सिस पर, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं आसानी से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए फार्मूला जो हमारे पास है, सबको वेल नोन फार्मूला है, बड़ा आसान सा फार्मूला है, y = mx + c, और c जो होता है अंतःखंड वाई अक्ष का होता है, वाई अक्ष का अंतःखंड -5 दिया हुआ है, ये अंतःखंड है वाई अक्ष का। अब देखिए, m का मान, स्लोप का प्रवणता कैसे निकलेगी, एंगल से निकल आएगी, m = tan थीटा होता है, थीटा का मान 120 है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 180 - 60, यानी -tan 60, यानी -√3। ये आपका फाइनल स्लोप हो जाएगा। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए -√3x और c की जगह -5, एक तरफ कर दें पूरा, √3x + y + 5 = 0। अब ऑप्शन आप देखें, जो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर पहले पे आप ध्यान दें, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। बी सी डी में तो देखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था,
इसमें कहा गया कि एक ऐसी रेखा है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो वाई अक्ष पर अंतःखंड काटती है कितने का, -5 का, और कोण कितना बनाती है 120। और ये जो सी होता है वाई अक्ष पर अंतःखंड होता है। -5 क्यों रखा गया, चूंकि नेगेटिव वाई एक्सिस बोला गया। एम कैसे निकलेगा, एम के लिए कोण दिया हुआ है, कोण दिया है तो ये फिगर बनाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन आप बना लें तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सी कौन सा अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। या फाइनल आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन सर्किल का है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि सर्किल का रेडियस आप फाइंड करें, और सर्किल के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये यार ये करें क्या बताएं यार, सर्किल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सर्किल का क्वेश्चन है। इसमें इन्फॉर्मेशन है कि सर्किल के बारे में दो डायमीटर या व्यास दिए हुए हैं दो सर्किल के, जरा देखें आप व्यास क्या क्या दिया हुआ है, x - y = 4 और दिया हुआ है 2x + 3y + 7 = 0। और सर्किल इस बिंदु से गुजरता है जो बिंदु है आपका 2, 4, और कहा गया रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होगा, ऑप्शन है पहला 3 यूनिट होगा रेडियस सर्किल का, 3 इकाई होगा, या 5 इकाई सर्किल का रेडियस होगा, या 3√3 होगा, या आपका 5√2 सर्किल का रेडियस होगा। ये हमें बताना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो जो है सबसे पहले हम लोग इसमें सर्किल का चूंकि रेडियस पूछा गया है तो हम सर्किल का पहले सेंटर पता कर लें, और यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस निकाल लें तो वही सर्किल का रेडियस हो जाएगा। सबसे पहले आप सेंटर कैसे पता करेंगे, इन दोनों डायमीटर का उपयोग आपको करना पड़ेगा। पहला जो व्यास दिया हुआ है वो लिख लीजिए, और दूसरा भी डायमीटर का समीकरण लिख लीजिए, बस इसमें 2 से गुणा कर लें, और गुणा करने के बाद अब आप दोनों को, इन दोनों को गुणा करने के बाद अब इन दोनों को आप घटा दीजिए। घटाने के बाद आप देखेंगे x कट गया, और आप देखेंगे y का मान -3 निकलेगा। y का मान चाहे पहले व्यास डायमीटर में रख दे, चाहे इसमें रख दे, चाहे इसमें रख दे, x का मान मिल जाएगा आपको। तो इससे सेंटर निकल आएगा, सेंटर आ जाएगा 1, -3। अब सेंटर मिल गया अगर आपको 1, -3, तो ये दूरी निकाल लीजिए। ये दूरी निकालेंगे वही रेडियस कहलाएगा। दूरी निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपको क्लियर ही है। 2 में से 1 होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे पूरा 50 हो जाएगा। 50 तो आप जानते हैं कि 5√2 लिखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन कई बार सर्किल में आ चुका है कि रेडियस निकालिए, डायमीटर का क्या उपयोग होता है, उससे सेंटर हमेशा निकलता है। दोनों डायमीटर को सॉल्व कर लेंगे। डायमीटर हमेशा कहाँ से गुजरता है, किसी भी सर्किल का सेंटर से ही गुजरता है, इसीलिए दो डायमीटर का क्या उपयोग है वो तो आप क्लियर कट है कि उससे सेंटर निकल आएगा। सेंटर निकल आया तो रेडियस निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। इसीलिए क्वेश्चन आसान सा है लेकिन कई बार पूछा गया है, इसलिए जरूर से जरूर उस पर ध्यान दें। सर्किल का बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलिप्स का क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है। जरा देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चांसेज है ऐसे सवाल के आने के। अभी तक तो नहीं पूछा गया लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। जरा देखिए, तो पिछला सवाल तो एनडीए 2016 का पूछा हुआ सवाल है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें इलिप्स की, तो उसमें कहा गया कोई दीर्घवृत्त है। ये हमारा कोई दीर्घवृत्त का समीकरण दिया हुआ है इलिप्स का, और आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर दो फोकस, दीर्घवृत्त के अंदर दो फोकस है, एक एस है एक एस डैश है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और दो फोकस है, एक पी बिंदु भी है। ऐसा कुछ है कि उन्होंने कहा कि एक दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, दो नाभियां होती हैं, एक इधर और एक इधर, और पी बिंदु यहाँ कहीं है, कहीं भी हो सकता है पी बिंदु, और ये तीनों मिल करके आपका एक ट्राइंगल बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम क्या हो सकता है। दोनों नाभियां तो अपनी जगह पर स्थिर हैं, पी कहीं भी हो सकता है, वो आपको सोचना है, और ये बताना है इस त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो मैक्सिमम एरिया जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन से आपके 8 होगा, 12 होगा, या 16 होगा, या 20 होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां ध्यान दें, आधार ये है, आधार तो ये है, बिल्कुल यही है आधार। पी कहीं भी चला जाए आधार तो फिक्स है। हाँ, पी इधर उधर जाएगा तो ऊंचाई में जरूर फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई। ये तो क्लियर है।
लेकिन आधार तो इसका फिक्स है, ऊंचाई ज़्यादा होगी तो क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा। अब ये तो हमें सोचना है कि पी को कहाँ पे होना चाहिए ताकि क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ज़्यादा ही चाहिए हमको। ज़रा ध्यान दें, अगर आप ये दो फोकस हैं हमारे, तो पी को यहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होगा तभी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी। ये ऊंचाई अगर इधर चला जाएगा तो ऊंचाई कम हो जाएगी, ऊंचाई कम हो जाएगी क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये मतलब बनाना है आपको, ये क्षेत्रफल निकालना है, तभी एरिया अधिकतम होगा। ये जो दोनों नाभियों के बीच की जो दूरी होती है, या आपने पढ़ा होगा इलिप्स के चैप्टर में फार्मूला कि 2AE होता है नाभियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सेंटर से जो ऊपर जाते हैं ये आपका B होता है। ये पूरा का पूरा 2B होता है, इसको माइनर एक्सेज या लघुवाच कहा जाता है, लेकिन आधा है तो ये B कहलाएगा। इसीलिए आप बेस की बात करें तो बेस आपका ये कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी का डायरेक्ट फार्मूला याद है 2AE होता है, और हाइट ये यहाँ से यहाँ तक B होगा, B, तो ये पूरा ABE होगा। A का मान यहाँ से इलिप्स का समीकरण आपको याद होता है कि ये इलिप्स का समीकरण होता है दीर्घवृत्त का, तो खैर कहो इन दोनों की तुलना करने से A और B का मान तो मिल जाएगा। A का मान 5 मिल जाएगा, B का मान 4, तो यहाँ रख दो 5, यहाँ रख दो 4। लेकिन उत्केंद्रता कैसे निकलेगी? उत्केंद्रता नहीं निकलेगी तो कैसे क्षेत्रफल अधिकतम मिलेगा हमें? अधिकतम क्षेत्रफल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आया नहीं है, ध्यान दीजिए। अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा दीर्घवृत्त का? तो सबसे पहले ए बी तो मिल गया, ई कैसे मिलेगा? ई का भी आप दीर्घवृत्त में बड़ा सब लोगों को उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी का फार्मूला याद होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है सबको पता है, 16, 25, 3/5। ये हमारा फाइनल उत्केंद्रता। आप यहां रख दीजिए, आप तो क्लियर है। ए का मान 5 हो गया, बी का मान आपका 4 है, और ये 3/5 आ गया। तो आप देख रहे हैं 12 हमारा फाइनल आंसर होगा इस सवाल का। 12 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। इलिप्स में और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सीधा सीधा इलिप्स का समीकरण दे दिया जाए और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, वो तो बहुत आसान है। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, वो तो आप आसानी से कर लेंगे, नाभिलंब की लंबाई कैसे निकलेगी, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला होता है उसका जैसे। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन करना जरूरी है, चूंकि ऐसा आया, अगर नहीं किया कभी तो फंस जाएंगे आप। लेटस रेक्टम तो आप निकाल ले जाएंगे आराम से। अब देखिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल 12 होगा इसका अधिकतम क्षेत्रफल। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर, इसके आगे अगर बढ़े 9वें के बाद, क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा इलिप्स का ही सवाल है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, आप जरा पढ़ लें इस क्वेश्चन को ध्यान से। पहले क्वेश्चन क्या है, किसी भी दीर्घवृत्त में इफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सेस, किसी भी दीर्घवृत्त में यदि नाभिलंब की लंबाई लघुवाच की आधी है तो उत्केंद्रता क्या होगी, इसेंट्रिसिटी क्या होगी? 2/√3, 1/√3, √3/2, 1/, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको नाभिलंब का लंबाई इलिप्स में क्या होती है पता होनी चाहिए, 2b स्क्वायर बाई ए, नाभिलंब की लंबाई का फार्मूला है, तो याद ही होना चाहिए। और साथ में किसका आधा है नाभिलंब? आपके आधा है लघुवाच का, माइनर एक्सेस का। माइनर एक्सेस 2b होता है और मेजर एक्सेस 2a होता है, जो आपका दीर्घाक्ष होता है 2a होता है। ये सवाल में खुद दिया हुआ है कि नाभिलंब की लंबाई आधी है, किसकी आधी है? लघुवाच की, माइनर एक्सेस की आधी है, तो माइनर एक्सेस तो 2b। अब इसको हल करेंगे तभी आपको उत्केंद्रता मिलेगा। देखिए क्या हल होने पर आता है, 2b स्क्वायर बाई ए, इसेंट्रिसिटी मिलेगा, यहाँ से 2 कट गया, b कट गया, b 1 कट गया, तो आप देखेंगे कि इसमें से फाइनली आया 2b बराबर a। एक b काट दीजिएगा और इसको हल कर लीजिए। अब ये आया तो इसी से उत्केंद्रता निकलेगा। उत्केंद्रता का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है भाई, क्लियर है आपको? 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो कंडीशन मिली है इसी का, a का मान 2b यहाँ रखा जा सकता है, a का मान आप 2b यहाँ रख सकते हो, और रख दीजिए और इसको हल करें। 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 बन गया। 3/4 को लिखा जा सकता है √3/2। ये आप 3/4 को यहाँ लिख सकते हैं। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, वो तो क्लियर है आपको, 3/4 को क्या लिखा जा सकता है। इसीलिए उत्केंद्रता अब आपने निकाल ली। इसकी उत्केंद्रता क्या होगी? आप √3/2 इसकी उत्केंद्रता होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। बड़ा आसान सवाल है। ऐसा कभी कभी कह देंगे कि आपकी मेजर एक्सेस का आधा है, नाभिलंब, ऐसे कंडीशन अलग अलग हो सकती है। आराम से कंडीशन आपको बस लिखना है, बस उसको सॉल्व कर दे, उत्केंद्रता आप आराम से इलिप्स की। ऐसा सेम क्वेश्चन हाइपरबोला या अतिपरबोला में भी बन सकता है, सेम प्रोसीजर।
इलिप्स और हाइपरबोला का प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम होता है, एक पढ़ लिया तो दूसरा चैप्टर तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। इसीलिए एक दो क्वेश्चन करने से इलिप्स और हाइपरबोला तो ऐसा टॉपिक है, आप 2-3 क्वेश्चन से ही, चूंकि उसमें वैरायटी बहुत कम है, सेम लिमिटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आते हैं लेकिन आसान आते हैं, छोड़ना कभी नहीं चाहिए ऐसे टॉपिक्स को, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा आपका। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जब हम आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, तो अब हम 11 से लगा करके हम 14 तक के क्वेश्चंस की अगर बात करें, आगे हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं 11 से लगा के 14 तक, ये सभी वेक्टर का क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया हुआ है, ये दिया है कि 3 वेक्टर का सम 0, इस तरह इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन खूब आता है वेक्टर में। ए का मॉडुलस 3 है, बी का मॉडुलस 5 है, सी का मॉडुलस 7 है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और इसके बाद इस पर कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। तो 11 में क्या पूछा गया, पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। उसने कहा एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ऐसे आगे क्वेश्चन 12 भी है, इसी फॉर्मेट पर 12 भी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने कहा कि π/6 होगा, π/4 होगा, π/3 होगा, π/2 होगा, 30, 45, 60, 90 कौन सा एंगल होगा। अब यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसी से हमें एंगल निकालना है कि एंगल किसके बीच का पूछा गया है। ऐसा सेम फॉर्मेट पर क्वेश्चन 4-5 बार एनडीए में आ चुका है, आप वॉच करें 14 में, 16 में, कई बार ऐसा क्वेश्चन मैं देखा इसी फॉर्मेट पर, सेम फॉर्मेट। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये वेक्टर के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब जरा इस पे आते हैं, वेक्टर का बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस में से एक है। अब जरा देखिए किसके बीच का एंगल पूछा गया है, ए और बी। तो अगर जिसके बीच का पूछा गया है उसको आप साथ में रखें और सी को उधर कर दें। अगर बी और सी के बीच का पूछा जाता तो ए को उधर कर देते। स्क्वायरिंग तो करना ही करना है, वर्ग करिए। अगर वेक्टर में, यहाँ वेक्टर में आप देखेंगे कि आई जे के में वेक्टर कुछ नहीं दिया हुआ कि i + j + k, ऐसे क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग तो मस्ट हो जाती है, वर्ग तो करना ही करना है। वर्क किए बगैर तो यहाँ कोई रास्ता निकलेगा ही नहीं। तो वर्क करिए इसका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का वर्क करना आता है, ए स्क्वायर और यहाँ 2a.b और ये सी स्क्वायर, ये वर्क कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का। ए स्क्वायर, a.b क्या होता है दो वेक्टर का आपको पता होगा, a.b तो होता है ab cos थीटा, ये सबको पता है। a.b की जगह क्या लिखा जा सकता है, और सी स्क्वायर तो है ही है उधर। अब जरा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर, ए का मॉडुलस मापांक है 3, 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 40। अब इसके बाद 2, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 5, cos थीटा तो चलो निकाल लें। सी स्क्वायर हो जाएगा 49, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 है ना, तो 49। अब ऐड कर दीजिए, ये आपका ऐड होने पर 34 हो जाएगा और उधर जाएगा 34, और ये टोटल हो जाएगा आपका 30, 30 cos थीटा, और 34 को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए आप, -15, तो +15 होगा, चूंकि ये उधर है। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, 15/30, थीटा 60 डिग्री हो गया, आपको क्लियर है। 1/2 कब होता है cos में मान, 60 डिग्री पर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब एंगल जिसके बीच का पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ए और बी का, बी और सी के बीच का पूछता तो ए को उधर कर देते। स्क्वायरिंग तो करना ही करना है, वर्ग तो हमें करना ही करना है। अब अगले क्वेश्चन में भी देखिए आप, इसी फॉर्मेट पर कई क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट पर है, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें क्या पूछा गया, ये सारी इंफॉर्मेशन फिर से रहेगी, क्वेश्चन चेंज होगा बस। इसका ऑप्शन नंबर तो आपने टिक कर लिया, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की जहां तक बात है, क्वेश्चन नंबर 12 भी के लिए इंफॉर्मेशन यही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, a.b, b.c, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी खूब होता है। तो ऑप्शंस क्या है जरा देखिए, -83/2, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। आप देखिए इसमें तो नहीं कहा गया किसी के बीच का एंगल निकालिए, तो इसमें डायरेक्ट आप ये जो दिया हुआ है इसका वर्ग कर सकते हैं। इस बार आपको कोई एंगल वगैरह नहीं, वर्ग तो करना ही करना है, तो स्क्वायरिंग आप दोनों पक्षों का कर दें, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2a.b 2b.c 2c.a बराबर 0। ये आपने स्क्वायरिंग दोनों तरफ का कर दिया। a स्क्वायर कितना है, क्लियर है, 9 है, 9 है, 25 है और 49 है, और इसमें 2 अगर कॉमन ले लें तो a.b b.c c.a अब बराबर 0। अब देखिए इसको ऐड करें, 34 में से 49, 9, 25 ऐड हुआ 34 हो गया,
और आप 49 उसमें से और ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे ये पूरा ऐड होने के बाद 49 और 34 ऐड होने के बाद 83 बनेगा। तो 83 + 2 ये पूरा रहेगा, A.B B.C ये पूरा रहेगा। अब क्लियर हो गया कि आंसर क्या है। अब ये कैलकुलेशन तो क्लियर हो गया। बड़ा आसान क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब जरा देखिए यहाँ से अगर इसका मान हमें निकालना है तो 83 को उधर कर देंगे, 2 को भाग दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, -83/2 इसका फाइनल आंसर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये फॉर्मेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि A+B+C 0 है, मॉडुलस दिया हुआ है, उसके बारे में एंगल पूछे या A.B B.C C.A पूछे, बड़े आसान क्वेश्चन से, बस थोड़ा ध्यान देना, स्क्वायरिंग तो करना ही करना है। अब इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़े। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या पूछा जा रहा है आपसे 13, चूंकि एक ही क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन उसमें पूछे हैं। 13 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा आपसे, क्वेश्चन नंबर 13 की जहां तक बात है कि बी और सी के बीच का कोण क्या होगा, तो बात तो बी और सी के बीच का कोण नहीं, बी और सी के बीच का cos थीटा सीधा पूछ लिया कि वेक्टर बी और सी के बीच का cos थीटा क्या होगा। ये तो और आसान हो गया, किसके बीच का पूछा गया है, बी और सी के बीच का cos थीटा, एंगल नहीं पूछा, पूरा cos थीटा ही पूछ लिया, कोई बात नहीं, ये तो और भी आसान हो जाएगा हमारे लिए, कोसाइन पूछ लिया। तो आप देखेंगे कि बी और सी के बीच का चूंकि एंगल पूछा गया है तो बी और सी की बात करेंगे, ए को उधर करके और फिर वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे तो b² + c² + 2b.c = a²। अब जरा देखिए b.c का क्या मतलब होता है, आपको अभी क्लियर होगा, 2bc cos थीटा। अब वैल्यू बस पुट करना है, b² आप जानते हैं 25, c² 49, 2b कितना है 5, c कितना है 7 cos थीटा, a² कितना होगा 9। अब जरा देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये ऐड करने पर कितना होगा, 9 और 5 ऐड हुआ, यानी टोटल आपका ये 74 हो गया ऐड होने के बाद, प्लस ये कितना हुआ 70 cos थीटा = 9। अब इसको उधर ले जाएं और इसका कैलकुलेशन करें जरा, इसको ध्यान से, ये 9 और उधर जाएगा कितना माइनस होगा, जरा देखिए कैलकुलेशन क्या बनेगी इसकी। चूंकि आप देखें 9 में 75 जाएगा तो cos थीटा कितना बनेगा हमारा, जरा ध्यान से देखिएगा, 74 में अगर 9 गया तो आपका बनेगा 74 में अगर 9 जाएगा तो आपका 65 बनेगा, कितना बनेगा 65, तो -65 डिवाइडेड बाई 70 ये हमारा होगा। 5 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 से आपका कैंसिल करना आपको आता ही है, -13/14 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आसान है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा पहला था, बस उसमें एंगल ए और बी के बीच का पूछा गया था, इसमें पूछ लिया बी और सी का, तो तरीका तो वही है सेम, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का सा है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, आसानी से जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर, चूंकि ये फॉर्मेट क्वेश्चन एक ही था, उसी के अंदर कई पार्ट बनाए गए थे और यही इंफॉर्मेशन बार बार हमें यूज करना है हर क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसी फॉर्मेट पर, कि लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की जहां तक बात है, इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 14 में mod a + b का वैल्यू क्या होगी। बेसिकली ये क्वेश्चन पहले वाले 11वें क्वेश्चन से कनेक्टेड है, 11वां पहले से हम कर चुके हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन करने में बहुत तकलीफ नहीं होगी। 11वें सवाल का आंसर अगर आपको याद होगा, जो 11वां सवाल हमने किया था उसका आंसर 60 डिग्री आया था, 60 डिग्री उसका आंसर आया था। अब जरा देखिए mod a + b की वैल्यू के ऑप्शंस क्या हैं, 7। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉड की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बहुत जरूरी होता है, वर्क कर लीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर 11वें क्वेश्चन में आपको याद होगा ही होगा, चूंकि फॉर्मेट एक ही है, क्वेश्चन चारों एक साथ आए थे एग्जाम में, तो ये AB cos थीटा बन जाएगा। A.B क्या होता है, AB। थीटा आपको कहां से पता चलेगा, 11वें क्वेश्चन से, कि वो एंगल आपने सॉल्व कर रखा है, A और B के बीच का कितना एंगल सॉल्व कर रखा है आपने, 60 डिग्री रख दीजिएगा यहाँ पे। ये चूंकि चारों क्वेश्चन एक साथ है तो यूज किया जा सकता है, ये 1/2 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये कितना हो गया 34, ये 15, 2 और 2 कट गया, 34 और 15 कितना होता है 49। आप दोनों तरफ का रूट कर दें, वर्गमूल कर दें, तो फाइनल आंसर जो होगा वो 7 होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा mod a + b का, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे थे। अगर ये तरीका क्लियर है, बार बार इस तरह क्वेश्चन इंडिया में आता है, बस वैल्यूज चेंज करते हैं, कभी 3 4 5 दे दिया, कभी 3 5 7 दे दिया, सेम फॉर्मेट सेम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो वही है, वैल्यू चेंज करने से थोड़ी क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा, कैलकुलेशन तो आप लोग आसानी से कर ही लेते हैं। तो ये वेक्टर का बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, वेक्टर में ध्यान दीजिए आप,
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है जो वेक्टर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहते हैं कि एक त्रिभुज है जिसको तीनों शीर्ष आपको दिए हुए हैं और कहा जाए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा। जरा देखिए ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे ये आपके चारों सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट थे वैसे ये सवाल भी वेक्टर में खूब पूछा जाता है। एनडीए में आप देखेंगे कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जरा क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 15 की जहाँ तक बात है, एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों शीर्ष वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला वर्टिसेस क्या है 0 0 0 और दूसरा वर्टेक्स क्या है आपका 1 2 3। ये दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 ये आपका है। और तीसरा वर्टेक्स जो है -3 -2 और 1 ये तीसरा आपका वर्टेक्स है। और कहा जाए कि एरिया बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शंस हैं 3√5 पहला ऑप्शन, 3√5 यूनिट स्क्वायर, 6√5 एंड 6 एंड 12 ये आपके ऑप्शंस है। ऐसा क्वेश्चन खूब आता है। क्षेत्रफल का पहले तो फार्मूला हमें क्लियर होना चाहिए तभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है किसी भी त्रिभुज का वेक्टर मेथड से निकाला जाता है 1/2 और 2 भुजाएं पता होनी चाहिए। त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हों और उनका क्रॉस करके मॉडुलस कर दीजिए, ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। बस ये कि 2 भुजाएं कोई भी 2 भुजाएं त्रिभुज की या तो डायरेक्ट दी हो, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट भुजाएं दी होती हैं वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत यही है कि ये भुजाएं आपको दी नहीं हुई हैं, केवल आपको शीर्ष दिए हुए हैं। तो एक काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शंस तो आपकी स्क्रीन पर नजर आ ही रहे होंगे तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शंस की। आप जरा देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले बात तो 2 भुजाएं वेक्टर AB AC कोई भी तो ले सकते हैं, आप BABC भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। AB वेक्टर देखो क्या होगा, AB वेक्टर कैसे बनेगा 1 में से 0 घटेगा I, 2 में से 0 घटेगा 2J, 3 में से 0 घटेगा 3K, घटाया जाता है 1 में से 0, 2 में से 0, 3 में से 0। इसके बाद AC वेक्टर क्या होगा AC -3 में से 0, इस तरह से AC वेक्टर भी आप बना सकते हैं। अब जब दोनों वेक्टर आ गए तो दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। क्रॉस कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट की सहायता से कि क्रॉस 2 वेक्टर का क्रॉस कैसे किया जाता है आपको क्लियर होना चाहिए। डॉट अलग तरीके से होता है, क्रॉस में डिटर्मिनेंट का यूज करना पड़ता है। डिटर्मिनेंट का यूज जब करेंगे आप क्रॉस में तो AB क्रॉस AC जब करेंगे तो आप इस तरह से डिटर्मिनेंट का चिन्ह बनाएंगे और इसमें पहले रो में लिखेंगे IJK, दूसरी रो में होगा 1 2 3 और तीसरी रो में होगा आपका -2 और 1 और इस तरह से आप अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे और फिर आप आसानी से क्षेत्रफल निकाल। पहले एक्सपेंड करिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो उससे हमें क्षेत्रफल त्रिभुज का मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे AB क्रॉस AC को, अगर एक्सपेंड किया जाए उससे हमें क्षेत्रफल मिलेगा। तो AB क्रॉस AC का जो एक्सपेंड होगा वो क्या होगा, I के साथ क्या आएगा, J के साथ I के साथ क्या आया, 2 में से ये गया आपका 2 + 6 हो गया। J में से क्या आया, एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए, J में से 1 + 9 हुआ और K में से आप देखेंगे K में से कितना मिला -2 + 6 मिला आपको। तो ये फाइनली क्या मिला पूरा देखिए AB क्रॉस AC क्या मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 8I 10J + 4K। अब इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, क्षेत्रफल का फार्मूला भी बताया था। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का, एरिया का फार्मूला आपको क्लियर है 1/2 AB क्रॉस AC का मॉडुलस। तो इनका मॉडुलस निकाल करके ये मॉडुलस, इसका मॉडुलस निकाल करके 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा क्षेत्रफल। मॉडुलस कैसे निकलता है किसी वेक्टर का, मॉडुलस आपको करना आता है वर्गमूल, इसका स्क्वायर 64 100 16 कितना हुआ पूरा आप देख लीजिएगा, ये पूरा कितना हुआ, ये कैलकुलेशन देख लीजिए कितना हुआ। पूरा कैलकुलेट करने के बाद आप लोग देख लें कि पूरा फाइनल कितना आएगा। ये 100 हुआ 164 और ये 16, 100 164 और 16 की जहाँ तक बात है कितना कैलकुलेट होने के बाद होगा, 100 64 और 16 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा आएगा आपका 180 का वर्गमूल करना है, फिर इसको 2 से भाग भी देना है। चूंकि 180 बनेगा, 180 का वर्गमूल क्या लिखा जा सकता है, ये आप लोग देख लीजिए, इसको 36 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 6√5, 6√5 इसको लिखा जा सकता है 180 को, 6√5। अब ये वर्ग मॉडुलस जो आया इसको 2 से भाग दे दीजिए, वही हमारा क्षेत्रफल होगा। इसलिए फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर आपका 15 का 3√5
6√5 नहीं, चूंकि मॉडुलस जो आता है इसको आधा भी किया जाता है, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा हल्का सा लेंदी लग रहा है, लेकिन ऐसा भी सवाल एग्जाम में आता है कि दोनों दिए रहते हैं आपको। इसमें तो पहले हमने भुजाएं निकाली, फिर क्षेत्रफल निकाला, थोड़ा हल्का सा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन उतनी भी ज़्यादा नहीं है, आराम से आप स्पीड से कैलकुलेशन तो आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में। अब देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन नंबर एक दो वेक्टर के बड़े अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कवर किए। अब जो है अगला जो हमारा टारगेट है वो है स्टैट्स में सांख्यिकी की बात करते हैं। सांख्यिकी में वेरिएंस की बात करें, प्रसरण की बात करें, तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन प्रसरण में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि उन्होंने कहा कि 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, उनका जो प्रसरण है वेरिएंस जो है वो 5 है। हर एक ऑब्जर्वेशन को हर एक प्रयोग में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा। ये सभी को पता है कि प्रसरण जो है, प्रसरण का मान अगर कोई संख्या गुणा कर दी जाए तो बदल जाता है, मल्टीप्लाई से बदल जाता है, प्लस माइनस से वेरिएंस का मान नहीं बदलता है। तो ध्यान रखिए, गुणा की कितने से गुणा किया जा रहा है, 3 से। और प्रसरण में एक बात ध्यान रखिए कि अगर कुछ संख्याएं दी हुई हैं जैसे कुछ, और प्रसरण है उसका, प्रसरण आपका वेरिएंस है जिसका, मान लीजिए कि वेरिएंस दिया हुआ है आपका, वेरिएंस है 5 और संख्याएं हैं 20। अब इन सभी संख्याओं को अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया वेरिएंस क्या हो जाएगा। नया, ये वेरिएंस तो था, नया वेरिएंस क्या हो, 3 के गुणा करने से वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या गुणा करने से वेरिएंस प्रसरण पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, गुणा भाग का फर्क पड़ता है, जोड़ने घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस का। कितना फर्क पड़ता है वो एक फार्मूला आप जान लीजिए, नया वेरिएंस उतना फर्क पड़ जाएगा n² पुराना वेरिएंस। कितने से गुणा किया आपने, 3 से, तो यहाँ 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, और पुराना वेरिएंस कितना है 5, तो आप देखेंगे कि नया वेरिएंस 45 हो जाएगा। नया वेरिएंस कितना हो जाएगा, 45, ऑप्शन नंबर डी। पुराना वेरिएंस, ये न्यू वेरिएंस है, ये ओल्ड है, और n वो है जितने से आपने गुणा किया है। गुणा करने से जरूर वेरिएंस बदलता है, भाग करने से भी बदलता है, भाग में ये संख्या बस नीचे आ जाएगी। प्लस माइनस से वेरिएंस पर, प्रसरण पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रसरण और मानक विचलन पे मल्टीप्लाई डिवाइड का तो फर्क पड़ता है, लेकिन प्लस माइनस का ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है, आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन अगर पता है तो एक लाइन का सवाल है प्रसरण का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सेम सवाल मानक विचलन में बनता है। मानक विचलन में थोड़ा सा बस ये नहीं रहता, मानक विचलन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का होता तो बस ये फर्क होता। तो ये प्रॉपर्टी आपको प्रसरण की पता होनी चाहिए, और बड़ी आसानी से हम नया प्रसरण बता सकते। 3 से गुणा करने के बाद प्रसरण में क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल चेंज होगा, स्क्वायर से चेंज होगा, 45 हो जाएगा नया प्रसरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन माध्य का है, माध्य मीन का है कि 150 टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में और उनका एवरेज वेट जो है वो 60 kg है। 160 टोटल छात्र हैं आपकी इस क्लास में, उसमें से लड़कों का जो एवरेज वेट है, माध्य जो वेट है वो 70 kg है, और लड़कियों का 55 kg है। तो बताइए क्लास में कितने लड़के हैं। टोटल संख्या तो स्टूडेंट की हमें पता है 150, लेकिन ये नहीं पता उसमें कितने लड़के कितनी लड़कियां। तो आप एक चीज ले सकते हैं, लड़कों की संख्या बॉयज एक तरफ ले लें और एक तरफ गर्ल्स ले लें। लड़कों की संख्या को कुछ आप ले लें, मान लीजिए आपने ले लिया n, तो लड़कियों की संख्या ऑटोमेटिक 150 माइनस n हो जाएगी, क्योंकि टोटल छात्र तो 150 है। ये हमने ले लिया, ये बॉयज का नंबर हो गया, ये गर्ल्स का नंबर हो गया। बॉयज का नंबर n1 है और गर्ल्स का नंबर 150। अब इसका जो एवरेज वेट है बॉयज का वो क्लियर है, एवरेज वेट बॉयज का 70 kg है और इसका एवरेज वेट है 55 kg, और टोटल एवरेज दोनों का मिला करके दिया हुआ है। और कहा जा रहा है कि बताइए क्लास में कितने लड़के होंगे, बॉयज कितने होंगे। तो ये फार्मूला बड़ा फेमस सा फार्मूला है कि दोनों का मीन मिला के इतना होता है। ये बिल्कुल क्लियर है, सभी को ये फार्मूला पता है कि दो लोग दिए हों तो मीन कैसे निकलता है, इस तरीके से। ये टोटल मीन है दोनों का मिला करके, दोनों का मिला करके मीन पहले ही दिया हुआ है 60 kg है, तो ये 60 होगा, इसका 70 होगा, इसका 55 होगा, और इस फॉर्मूले में रखेंगे और बताएंगे कि बॉयज की संख्या क्या होगी। ऐसा सेम सवाल एनडीए 2016 का भी है और उससे पहले 11 में भी है, और इंपॉर्टेंट भी है, आसान सा भी है। टोटल जो मीन है वो 60 है, n1 क्या है, n है, और लड़कों का जो एवरेज था वो 70 था, और n2 क्या है आप देखिए 150 माइनस n है, और लड़कियों का जो एवरेज है वो 55 है, और डिवाइडेड बाई आपका टोटल संख्या लड़के और लड़कियों को मिला के वो 150 है। इधर कर दें,
इधर कर देंगे तो आप ये 9000 हो जाएगा, ये इधर कर दें, ये 70n हो जाएगा, ये 55 का इसमें गुणा कर दें जरा, इसमें 55 को चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें, 55 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 75 फिर 75, आप इसको मल्टीप्लाई करके एक बार देख लें, 150 में से 55 का गुणा क्या होगा, इसको अलग से ऐसे करके जल्दी से देख लें, 505 और यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, तो आप ये गुणा करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा ये इतना होगा, 8250 बिल्कुल सही कर रहे थे हम लोग, -55n। अब एक काम करें, इसको इधर ले जाके घटा दें तो ये 750 बचेगा, 9000 में से ये माइनस कर दिया, 70 में से 55 हटा दिया तो 15 हो गया। तो देखिए अब आप 15 में से काट लें 50, तो ये n का मान 50 आ गया। तो ये n का मान ही तो बॉयज़ की संख्या थी, और पूछा भी बॉयज़ का ही नंबर गया है, गर्ल्स का नंबर नहीं पूछा गया, इसलिए इस बॉयज़ का नंबर लड़के क्लास में जो लड़कों की संख्या होगी वो 60 होगी। अगर लड़कियों का पूछा जाता तो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, लेकिन लड़कियों का पूछा नहीं गया, इसीलिए इस फार्मूले पर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये कंबाइंड मीन का संयुक्त माध्य कहा जाता है। जब 2 ग्रुप दिए हों, अगर 3 ग्रुप दिए होते तो फार्मूला और आगे बढ़ जाता, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आएगा, 60। अब क्वेश्चन नंबर अगला भी स्टैट्स का ही है, सांख्यिकी का ही सवाल है, क्योंकि सांख्यिकी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनडीए में, इसलिए हम इसके भी दो क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला वेरिएंस प्रसरण और दूसरा संयुक्त। तीसरा क्वेश्चन जो है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट या आपको कहा जाता है समाश्रयण गुणांक, क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत बेसिक सा सवाल है कि x और y का रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया है, y और x का दिया, और कहा जा रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बताएं। कोरिलेशन कोफिशिएंट बताएं आप। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आसान, कोरिलेशन कोफिशिएंट को BYX दिया हुआ है आपको, पहला BXY -1/2 और BYX दिया है -1/8। इनको कहा जाता है, इन दोनों का नाम होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, समाश्रयण गुणांक। और R है, R का मान पूछा जा रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक। R का मान क्या होगा, -1/4 होगा, -1/16। ऐसा बेसिक क्वेश्चन बहुत बार आया है, बड़ा आसान भी होता है, फार्मूला बेस्ड एकदम सा। R का फार्मूला, बाहर माइनस लगेगा BYX इंटू BXY, बाहर कभी कभी आपका प्लस भी लग सकता है, अगर ये दोनों प्लस में हो तो प्लस लगेगा, दोनों माइनस में हो तो बाहर माइनस आ जाएगा। और वो तो 1 + 1 माइनस संभव नहीं है, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा, इसीलिए दोनों माइनस है तो बाहर माइनस चिन्ह आएगा, और दोनों प्लस है तो बाहर आपका प्लस चिन्ह आएगा। इसको जरा ध्यान रखिएगा। R बराबर -1/2 -1/8, इस तरह से कर लिया हम लोगों ने। माइनस क्या हो गया, +1/16, 1/16, 1/4, ये माइनस में तो आना ही आना है। अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कितना आएगा, -1/4। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इस फॉर्मेट पर सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट का सेम फार्मूला बेस्ड सवाल बहुत बार आया है। दोनों का समाश्रयण गुणांक दिया रहेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट और R का मान पूछेगा। ऐसा सेम सवाल फार्मूला बेस्ड आप देखेंगे एनडीए में कई बार। बस साइन की गलती ना करें, आसानी से आप इन सवालों को, स्टैट्स के सवालों को कवर कर सकते हैं। तो आज जो आपने सीरीज देखी उसमें आपने कई चैप्टरों का मिक्स देखा। आपने देखा कि वेक्टर का, फंक्शन का, स्टैट्स का, कई ऐसे चैप्टर्स के हमने चुनिंदा क्वेश्चंस लिए थे, जिससे कि आप आसानी से उन चैप्टर पर आप आसानी से रिवीजन कर पाएँ उनका। कुछ अच्छे क्वेश्चन से रिवीजन करना बहुत आसान होता है, क्वेश्चन से 10-10 कॉन्सेप्ट भी कवर होते हैं। डोमेन का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिए। फंक्शंस में पीरियड हमने बताया, कोशिश तो हमने की कि हर तरह का क्वेश्चन हम आपको बताएं। हमारी कोशिश यही थी इस सीरीज के थ्रू कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो एनडीए के पेपर में। आई होप सो हुआ भी होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करते हैं तो 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि हमारी कमी क्या है, अगर हम सही ट्रैक पे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस भी हमें मिलेगा, दोनों फ़ायदा होगा। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।